अतिथि हैं तो उनका स्वागत और सत्कार करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर जगदीश जी पारिक, आप साफा पहना करके सभी का अभिनंदन करेंगे। डॉक्टर पवन जी पारिक, आप सभी को स्मृति चिन्ह मोमेंटो प्रदान करेंगे। श्याम सिंह जी शेखावत, आप तुलसा माता जो है उस तुलसी को सबको एक एक वृक्ष के रूप में से एक पेड़ के रूप में समर्पित करेंगे और ब्रोशर प्रदान करने के लिए मैं चेतन जी को प्रदान करेंगे। श्याम सिंह जी चौहान से लोगों क्या मां तुलसी को समर्पित करेंगे और ब्रोशर प्रदान करने के लिए चेतन जी शर्मा, डॉक्टर राजेश जी और बाबूलाल जी शर्मा से अनुरोध है कि आप आइए और आकर के हमारे अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करें। धर्मनाथ जी भाई साहब का अभिनंदन करें। जगदीश जी पारिक से अनुरोध है आप सभी लोग नियमित रूप से आगे आगे इस बात इस क्रम को जो है वो संचालित करते रहेंगे। साफा वैसा लगा भी जोरदार है, इसको लगा करके रखिए आप। ये जो साफा है इसको धारण करते ही राजस्थान की उस संस्कृति का, उस समर्पण का, उस त्याग का, मां पद्मिनी के जौहर का हमें ध्यान आ जाता है। न जाने कितने बलिदान हुए होंगे तब जाकर के साफे में इतना जो शौर्य का, इतना अभिमान का, और इसको धारण करते हमारे मस्तक पर जो दायित्व का बोझ आ जाता है वो इस साफे की परंपरा है, वो इस साफे का संस्कार है। ये साफा आपके मस्तक पर शोभित हो और हम सब लोग इस साफे का मान रखते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं, यही भाव मैं यहाँ से प्रेषित करूंगा आप सभी के लिए। एक मिनट राजेश, श्रीमान नरेंद्र जी हर्ष, आप साफा लाएं। जगदीश जी आप नहीं है साफा यहाँ पर हमारे सभी अतिथियों का प्रसाद जी, मेघा जी को बुलाओ। हाँ मेघा जी, आप जो है प्रियंका जी का आकर के यहाँ पर सम्मान करेंगे। मेघा जी और मेघा जी के साथ में दो बच्चियां जो दिखाई दे रही पीछे बैठी हुई, एक मैडम भी है। आप चारों से अनुरोध है कि आप चारों आए। झुंझुनू से पधारे हुए मैडम है और ये दो बच्चियां मुझे सामने दिखाई दे रही। मेघा जी आपसे अनुरोध है कि आप आइए और आकर के प्रियंका जी माने का स्वागत और अभिनंदन करें। कि आप साफा पहना करके आपका अभिनंदन करें कार्यकर्ताओं से। इधर थोड़ा सा एक खाली वो देना यहीं रहो बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आप सभी का। ट्रेनिंग बढ़िया दी। मराठी साफा अलग है, राजस्थान का साफा इसकी स्टाइल अलग है। राजस्थान का किया गया है। बीच में लोग ये मंच पूरा साफा युक्त है। मंच संचालक जी, हमारे टीम विंग के कोऑर्डिनेटर और आपके ट्रेनिंग में नियमित रूप से शामिल होने वाले विष्णु जी पारिक, आपका अभिनंदन। भाई साहब हमारा जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आश्चर्य होगा कि एक केमिकल आता है जिसको मर्करी कहते हैं, पारा, और वो पारा यदि शरीर में चला जाए, मानव शरीर में चला जाए तो कहीं से भी आपकी स्किन को फाड़ करके बाहर निकलता है। बचपन में मेरी दादी माँ ने हमें कहा कि इसके पत्ते जो है उसको मुंह में लो सीधा निकल जाओ। तो मैंने एक बार दादी माँ से पूछ लिया कि माँ इसको सीधा क्यों निकल जाए। चलाने संस्कृतियां की हैं। दुनिया का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मर्करी, दुनिया का सबसे शुद्ध पारा वो सिर्फ तुलसी दल में मिलता है, इसके पत्ते में मिलता है। और ये पारे का केवल एकमात्र ऐसा फॉर्मेट है जो आपकी बॉडी पचा लेती है। यदि आप इसको खा जाते हैं, इसको नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं, तो चाहे कोरोना हो चाहे अन्य कोई बीमारियां हो, एंटीऑक्सीडेंट इतने मजबूत हो जाएंगे आपके शरीर में, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसका कोई मुकाबला नहीं है। फिर मुझे लगा कि दादी माँ ये क्यों कहा कि इसको चबाओ मत। उसका कारण ये है कि जब आप इसको चबाते हैं तो आपके दांतों की लेयर में फंस जाता है। हम ब्रश सुबह शाम करते हैं,
दिन भर यदि फंसा रहेगा तो आपके दांत के इनामिल को खराब कर देगा। इसलिए हमारे पुरखों ने परंपरा करी कि तुलसी दस को लीजिए लेकिन सीधा निकल जाइए। यानी हमारी कोई एक छोटा वृक्ष पौधा भी ऐसा नहीं है जो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति के देने की त्याग की परंपरा की बात नहीं करता हो। तो घरों में सब लोग तुलसी दल को अपनाएं, बहुत सारा लगाएं, इसका सेवन भी करें, ये आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान करेगा। चलिए हम कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाते हैं। आज का ये जो पूरा कार्यक्रम है इसकी अवधारणा क्या है, किस भांति ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस पूरी अवधारणा को रखने के लिए मैं हेल्प इंडिया ऑनलाइन फाउंडेशन के राष्ट्रीय महामंत्री और B2Me एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉक्टर पवन जी पारी को आमंत्रित करता हूं, आए और आकर के अतिथियों का स्वागत भी करें और इस कार्यक्रम की अवधारणा को भी स्पष्ट करें। डॉक्टर पवन जी पारी, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और वर्षों से मुझे मार्गदर्शन देने वाले आदरणीय धोम सिंह जी भाई साहब, विपर फाउंडेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक कार्यकर्ता को तैयार करने के लिए आदरणीय धर्मनारायण जी जोशी साहब, जिनका मुझे वर्षों तक खूब सानिध्य रहा, नौका के ऊर्जावान और मैं कहूँ राजस्थान में ही यदि एक अहम भूमिका, मंत्री जी भी सराहना करेंगे, एक अहम भूमिका निभाने वाले बिहारी जी बिश्नोई, जो एक युवा ऊर्जावान व्यक्तित्व, जिन्होंने वाकई एक हमारे शहर को जो पूर्व में ही विकसित कस्बा है उस कस्बे में चार चांद लगाने के लिए बिहारी जी बिश्नोई, हमारे नचिकेता गुरुकुल और हमारे अन्य अनेकों संस्थान जयदीप फाउंडेशन हो, जय राधा विष्णु गौशाला हो, उनमें निरंतर सक्रियता और एक अध्यक्षीय प्रभार निभाने वाले आदरणीय नरेंद्र जी हर्ष, डॉक्टर प्रियंका माने, जिनको आप रोज सेशन में सुनते हैं, लेकिन जो अभी फिजिकल ट्रेनिंग के मार्फत जो एक बाहर पूरे देश भर में चली, उसका नेतृत्व करने वाली प्रियंका जी, श्याम सिंह जी शेखावत, विष्णु पारी जी, कन्हैयालाल जी खेतर, प्रवीण जी, राकेश पारी जी, मैं आप सबको याद करना चाहूँगा कि आप लोगों के मार्फत एक बड़ी मुहिम आज इस देश भर में आत्मनिर्भर भारत के तहत संचालित हो रही है। हमारे एक और मेहमान आज इस कार्यक्रम में हैं, सुरेंद्र जी कौशिक। सुरेंद्र जी कौशिक जिला प्रमुख महेंद्रगढ़ की एक जागृत कस्बा है पूरे, और हमारे विपर फाउंडेशन की बहुत एक्टिविटी महेंद्रगढ़ में होती है। आप वहाँ से आ रहे हैं, पूरे जिला प्रमुख रहे हैं, आपका भी अभिनंदन, स्वागत। यू प्रसाद तेलंगाना की धरती पे जो एक अद्भुत कार्यक्रम करवाया और एक अद्भुत स्वागत करवाया, स्वागत ही नहीं बल्कि मैं कहूँ कि ऐसे व्यक्तित्व को हमारे संगठन में जुड़ाया जिनका कोई सानी नहीं है। 60 देशों में वो व्यक्ति सम्मानित हो चुके हैं और संयुक्त राष्ट्र में उद्बोधन ले चुके हैं, पद्मश्री ले चुके हैं। मैंने अभी छोटा सा बोला उसे एक रिसोर्ट के बारे में जहाँ कार्यक्रम कराया, 25,500 एकड़ में फैले एक रिसोर्ट में आपने एक कार्यक्रम कराया, जितने विश्व में कलकत्ता है उसके 1.5 गुना वहाँ पे 1.5 लाख मोर, 45 लाख पेड़ और 6 करोड़ 41 लाख पौध, ऐसे व्यक्तित्व को संगठन में जुड़ाने के लिए यू प्रसाद जी आपका भी अभिनंदन। आप हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एजुकेशन का ही कार्य देख रहे हैं और तेलंगाना से आज हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। इसके अलावा इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर मेघा शर्मा जी, शिक्षा विंग के चेयरमैन चेतन जी, बाबूलाल जी, डॉक्टर राजेश जी और आप सब, जिन्होंने एक अथाह सक्रियता से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, मैं हमारे अतिथियों को हेल्प इंडिया या संक्षिप्त यदि जानकारी दूं तो ये है कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्पेशली प्रिवेंटिव हेल्थ को लेकर ये संस्थान बहुत बड़ा कार्य कर रही है। राजस्थान सरकार ने अभी बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड इस संस्थान को दिया है। 100 करोड़ रुपए तक का टैक्स फ्री इस संस्थान को B2Me ई-कॉम प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। इसके अलावा मैं अन्य बात करूं संगठन की, एक छोटी छोटी मदद जिसकी परिकल्पना डॉक्टर जगदीश पारी जी के नेतृत्व में हुई कि हम 50-50 पैसे 1-1 रुपए इकट्ठा करके और लाखों की मदद कैसे कर सकते हैं। आपको ये जानकर बड़ा हर्ष होगा कि हमने कोरोना काल के दौरान जो इस छोटी मदद से और बड़ी मदद से जो भी कार्य किया उसको भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया कि ट्रेनिंग दे के हमने किस तरीके से मास्क बनाए, काढ़ा कैसे निर्मित होता है, सैनिटाइज कैसे बनता है, पूरे देश भर में ये अभियान चलाया गया जो 148 जिलों में लगातार निरंतरता से चलता है। उसके अलावा मैं बात करूं कि अभी जिस हम लोग कार्यक्रम में आए हैं, मैंने मात्र दिसंबर तक का बोला कि हम दिसंबर तक रिड्जी इंस्टीट्यूट में 100 स्कूल को कन्वर्ट करेंगे, 100 रोबोटिक्स लैब को कन्वर्ट करेंगे और 1000 प्रीमियम एजुकेशन सेंटर खोलेंगे। आप सब लोगों को जानकर बड़ा ये गर्व होगा कि वो कम समय के भीतर लगभग 400 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन
प्रीमियम एजुकेशन सेंटर के हो चुके हैं। 52 बेड रोबोटिक्स प्राइवेट लैब जिसका खर्च भी लगभग 40 लाख रुपए के भीतर पहले साल में आता है, वो करीब 100 के लक्ष्य को हमने मात्र 1 माह में 52 लैब खोल के पूरा कर दिया है। उसके अलावा रिद्धि शिशु का अभियान तेजी से चल रहा है। आज सब अतिथियों को मैं अवगत कराना चाह रहा हूँ कि आज शाम को हम 4 बजे ऑनलाइन क्लासेस को लेके हम लोग एक ऐसा मुहिम चला रहे हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म इस देश को दे रहे हैं जिसका कोई शामिल नहीं होगा। इसके अलावा असंख्य प्रोडक्ट इस संस्थान के पोर्टल से उतारे हैं प्रिवेंटिव हेल्थ को लेके। इसके अलावा मैं बात करूं कि जैसे रोजगार भी 1000 से ज्यादा कंपनियां यहाँ मदद के लिए रेडी है, हाथ थामने के लिए रेडी है। प्रिवेंटिव हेल्थ को लेके हमने एक ऐसा मुहिम चलाया है कि मिशन 1 करोड़ इस राष्ट्र को समर्पित करना है प्रिवेंटिव हेल्थ, जो केवाईसी रजिस्टर्ड किए हुए भारत का सबसे बड़ा संगठन ये होगा। और आप जिन लोगों ने भी इस मुहिम में आशीर्वाद दिया है, मैं आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। उसमें सबसे पहले नरेंद्र जी हर्ष जिन्होंने हमारा इस संगठन का दायित्व लेना स्वीकार किया, धर्मनारायण जी जोशी जिन्होंने इस दायित्व को लेना स्वीकार किया। उसके अलावा भी मैं बात करूं हमारे पूर्व राज्यपाल जी MN टिब्रेवाल जी जो अध्यक्ष दायित्व पे है। उसके अलावा पीयूष सक्सेना जी जो रिलायंस के वाइस प्रेसिडेंट है। सामान्य ट्रेनिंग लिवर किडनी किंजिंग कैसे होती है, क्या होती है, 100 रुपए में ट्रेनिंग देना, 100 रुपए में किडनी का इलाज करना, 100 रुपए में लिवर का इलाज करना। इसी मुहिम में द ग्रेट खली और सारे अभी जब बिहारी जी और धर्मनारायण जी उस कार्यक्रम में थे, हमारे व्यवहार किशोर का 10 दिवसीय कार्यक्रम था 3 चरणों में। उस दौरान ग्रेट खली भी थे, हमारे पूरी कार्यकारिणी की 100% पहली बार उपस्थिति लगी। और इतने छोटे कार्यकाल में ये संभव नहीं है। विपर फाउंडेशन में भाई साहब और मैं विष्णुजीत ये सारे लोग कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर जगदीश सिंह। लेकिन एक व्यक्ति को पहचानने में खोजने में कम से कम यदि समय लगे तो हमको आज 10 साल में व्यक्ति नहीं खोज पाए। लेकिन मैं मेरी वाणी पूर्ण करने से पूर्व आपको ये अवगत करा रहा हूँ कि हमने जो 10 साल में लोग नहीं खोजे, लेकिन मुझे गर्व है कि वो हेल्प इंडिया में हमने 1 साल में बहुत से लोग कार्यकर्ता ऐसे खोजे हैं जो आज इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। उसको सेवा में लाना था और दोनों कार्य अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों का यदि ब्लेंड कर दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए तो शायद एक नई अवधारणा बन करके आती है। उसी अवधारणा का जीवंत प्रारूप आपको देखने को हेल्प इंडिया में मिलेगा। विस्तार से इसकी बातें और भी होंगी। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर आज आशीर्वाद देने के लिए और जिनके सक्षम नेतृत्व में राजस्थान उच्च शिक्षा में नए कीर्तिमान आयाम स्थापित करने की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारे सारे अतिथि हैं, लेकिन यहाँ पर भंवर सिंह जी भाटी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये जिस परंपरा को लेकर के आते हैं, जिस संस्कार को लेकर के आते हैं, वो राजस्थान किसी साफे का परंपरा है, उसी का संस्कार है। आप राजस्थान सरकार के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री हैं। कोलायत कपिल मुनि के तपस्थली से आप आते हैं और राजस्थान की उच्च शिक्षा किस भांति श्रेष्ठ बने, इसको लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के सक्षम नेतृत्व में आप प्रयासरत हैं। मैं चाहूंगा कि आप आएं और आकर के आज इस प्रीमियम एजुकेशन मॉडल को लॉन्चिंग का जो राजस्थान का अवसर है, इसमें जितने लोग प्रतिभागी हैं, मैं थोड़ा सा आपको एक बता दूं, ये जितने भी लोग हैं यहाँ पर, ये हमने एक नया प्रकल्प कोरोना के समय में लोगों के सपने भी छीने और अपने भी छीने। ऐसे में अपनों को लाना तो हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन उनके छिने हुए सपनों में फिर से रंग कैसे भरा जा सके, इसके लिए एक नई कॉन्सेप्ट, एक नई अवधारणा को जन्म दिया गया कि DMIT रोबोटिक्स रिद्धि शिशु की नई आधुनिक टेक्निक से शिक्षा की। DMIT उसमें से एक ऐसी टेक्निक है कि उसके माध्यम से आप अपने इनबोर्न टैलेंट को पहचान सकते हैं और वो लेकर के यहाँ पर 2 दिन की ट्रेनिंग होने वाली है। इन सबको 2 दिन के पश्चात में एक ऑथराइज्ड सर्टिफिकेट देते हुए एक सेंटर खोलने का अवसर मिलेगा, वो भी मात्र 11,000 रुपए की लागत में, जिसमें 2 दिन की रिहायशी ट्रेनिंग भी होगी। इसके माध्यम से सब लोगों को रोजगार भी मिले और भारत में, जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमें अपनी प्रतिभाओं को हेल्प इंडिया ऑनलाइन फाउंडेशन के द्वारा आज राजस्थान के हमारे प्रदेश में एजुकेशन प्रीमियम सेंटर के लॉन्चिंग के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक धर्मनारायण जी जोशी साहब जो उदयपुर की धरती से पधारते हैं, हमारे नोका के विधायक आदरणीय बिहारी लाल जी बिश्नोई साहब, पवन जी पारीक जो बीकानेर की धरती से आते हैं और आज पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में
समाज सेवा के क्षेत्र में आपकी एक अलग पहचान है। विप्र फाउंडेशन के आप राष्ट्रीय महामंत्री हैं और नौका के उद्योगपति, समाज सेवी, हर क्षेत्र में पारिक साहब का हमेशा सभी से जुड़ाव रहा है। नरेंद्र कुमार जी, हर्ष जी, डॉक्टर प्रियंका माने जी जो पूना से हमारे बीच में पधारी हैं, डॉक्टर जगदीश पारिक जी, यू प्रसाद जी, विष्णु पारिक जी, सुरेंद्र जी कौशिक जो महेंद्रगढ़ हरियाणा से हमारे बीच में आए हैं, जो विप्र फाउंडेशन की गतिविधियों में हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, श्याम सिंह जी, रवि रंगा जी और सामने विराजे हुए सभी प्रबुद्धजन। आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में मुझे वैसे पवन जी से समय समय पर चर्चा होती रहती है और कुछ अलग काम करने का प्रयास हमेशा पवन जी करते रहते हैं। आज का कार्यक्रम भी उन्होंने जब मुझे कहा तो मैंने तत्काल हाँ भर दी कि मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि इनके द्वारा जो भी काम किया जाता है या जिस ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो कार्यक्रम निश्चित रूप से एक समाज को एक नई दिशा देता है और समाज के आम आदमी को किस प्रकार से राहत दी जा सके, किस प्रकार से मदद की जा सके, किसी जरूरतमंद की किस प्रकार से सहायता की जा सके, उस दिशा में ये हमेशा लगे रहते हैं। इस संस्थान के बारे में मुझे पारिक साहब ने पूरा बताया और कोरोना के पहले चरण में आप सब लोगों के द्वारा, इस संस्थान के द्वारा जो काम किया गया, जिला प्रशासन के साथ आप लोगों ने अलग अलग कोविड के समय किसी की दवाई से मदद करनी है, लोगों को मोटिवेट करना है कि कोविड प्रोटोकॉल की किस प्रकार से पालना की जाए, या भोजन या बहुत सारी आवश्यकताएं थी उस समय। किसी व्यक्ति को एक शहर से दूसरे शहर तक जाना है, जरूरी है। इन तमाम कामों के लिए हमारी संस्था ने बहुत ही अच्छा काम किया और जो छोटे छोटे काम हम करते हैं वो लोगों के लिए बड़े काम होते हैं। एम्प्लॉयमेंट और प्रिवेंटिव हेल्थ के बेहतर कार्य के लिए भी आप लोगों की जो संस्थान काम कर रही है, अभी पवन जी ने हमें बताया कि इस संस्थान को बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड के साथ 100 करोड़ रुपए तक के इनकम टैक्स छूट के प्रपोजल को सरकार ने स्वीकार किया है। निश्चित रूप से ये इस बात को दर्शाता है कि ये संस्थान और इस संस्थान से जुड़े हुए लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं। संस्थान के एजुकेशन प्रीमियर सेंटर के मार्फत रोजगार प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम में नवीन शिक्षा नीति के तहत कंप्यूटर कोडिंग, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन एजुकेशन स्कीम आदि की ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाने का जो अभियान आपने शुरू किया है, मैं समझता हूं कि पिछले 1.5 साल में कोरोना के समय में आम आदमी अपने घरों में एक तरह से, हम सब लोग घर में हैं, बच्चों के स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटी सारे बंद है। ऐसी स्थिति में हमारे विद्यार्थी एक तरह से सबसे ज्यादा यदि कोई प्रभावित हुआ है तो शिक्षा और विद्यार्थी प्रभावित हुआ है। लेकिन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका उपयोग हम बहुत कम करते थे, लेकिन इन परिस्थितियों में हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ बहुत ज्यादा हम आगे बढ़े और विद्यार्थियों को हमारे शिक्षाविदों के लेक्चर रिकॉर्ड करके, विद्यार्थियों को सीधा जोड़ करके बहुत सारी विश्वविद्यालयों ने, अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों ने, सामाजिक संस्थानों ने इस काम को आगे बढ़ाया है। हेल्प इंडिया ऑनलाइन फाउंडेशन
मैं समझता हूं कि इस दिशा में और ज्यादा अच्छा काम करेगा। और निश्चित रूप से क्योंकि कोविड की सेकेंड वेव भी चल रही है, एक तरह से एक कम जरूर हो गई है, लेकिन तीसरी लहर की भी आशंका हमारे बीच में आती रहती है। तो हमें हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे समाज को, हमारी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है। और हेल्प इंडिया ऑनलाइन फाउंडेशन मैं समझता हूँ कि इस दिशा में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। मैं आपकी पूरी कार्यकारिणी को बधाई देना चाहूंगा, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप बहुत ही सराहनीय दिशा में और शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करने जा रहे हैं, इससे समाज को नई दिशा मिलेगी, हमारे युवा पीढ़ी है उसको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जहाँ तक राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की बात करें, पिछले 1.5 साल में शिक्षा की बात ही कर रहे थे। अभी हमारे मंच का संचालन करने वाले विष्णु जी पारिक साहब, पिछले 2.5 साल में राजस्थान में 130 नए कॉलेज खोले गए हैं सरकारी क्षेत्र में, जहां पिछले लंबे समय से राजस्थान में पूरे 223 कॉलेज थे और 130 कॉलेज पिछले 2.5 सालों में खोल करके मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि हम उच्च शिक्षा का प्रसार, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरह से निःशुल्क भी है और उपलब्ध भी है। हर पंचायत स्तर तक 12वीं तक का BRD स्कूल है, लेकिन कॉलेज की मांग हमारे उपखंड स्तर पर, तहसील स्तर पर लगातार की जाती रही है। मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझा और हम जो भी प्रपोजल लेकर के गए, उन तमाम प्रपोजल्स को उन्होंने पिछले 3 बजटों में 2019, 2020 और 2021 लगातार राजस्थान में गवर्नमेंट के कॉलेज बड़ी संख्या में खोले। पत्रकारिता का विश्वविद्यालय राजस्थान की राजधानी जयपुर में खोला गया। लॉ की यूनिवर्सिटी राजस्थान में आज तक नहीं थी, राजस्थान में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम से लॉ की यूनिवर्सिटी खोली गई। और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी योजनाएं मुख्यमंत्री जी के मानस में है कि हम आने वाले समय में राजस्थान को जो हमारा ग्रेस एनरोलमेंट रेशो है, उसको हम किस प्रकार से देश के दूसरे राज्यों के बराबर लाके खड़ा करें या उससे आगे ले जाएं, उस दिशा में हम काम करें। ये मुख्यमंत्री जी का विजन है, वो लगातार प्रयासरत है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं जिनको आर्थिक कारणों से आगे बढ़ने में दिक्कतें आती है, ऐसे बच्चों के लिए नई मुख्यमंत्री अनुप्रति छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की है। उसमें प्रतिभावान बच्चों को कोचिंग के लिए भी सालाना कम से कम 40,000 रुपए की सहायता राजस्थान सरकार के द्वारा दिए जाने की घोषणा इस बजट में की गई है, उस पर भी काम किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार के द्वारा जो नई शिक्षा नीति 1984 के बाद अपनाई गई है, उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बच्चों को और ज्यादा सब्जेक्ट चयन की छूट प्रदान करते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो हम सबको, क्योंकि आप समाज के अग्रणी लोग हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं हेल्प इंडिया ऑनलाइन फाउंडेशन और इस पूरी संस्थान के तमाम पदाधिकारियों को सामने विराजे हुए आप सब लोग कार्यकारिणी के सदस्य हैं, आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस दिशा में राजस्थान सरकार की तरफ से जो भी आप सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, विभाग का मंत्री होने के नाते हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो कि मैं खुद देख रहा हूँ, तो आपको पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहूंगा कि एजुकेशन में और विशेषकर हायर एजुकेशन में आप किसी भी तरह का सपोर्ट चाहते हैं तो उसमें कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। आपको पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहूंगा। और आपने मुझे यहाँ बुला करके और हम सब लोगों को, धर्म नारायण जी, बिहारी जी, हम सब लोग ज्यादातर सैटरडे संडे को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाने का रहता है, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में, एक गरिमामय कार्यक्रम है, गौरवशाली कार्यक्रम है और ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, इसलिए हम सब लोग आपके बीच में रुके हैं और मुझे आपके बीच में आकर के बहुत ही अच्छा लगा है। आपने जो मेरा मान और सम्मान किया है उसके लिए मैं पारिक साहब का, मंच सभी अतिथियों का और आप सब लोगों का आभार प्रकट करता हूँ।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पूरा करने वाले हैं। ये जितने सेंटर बन रहे हैं वो सारे के सारे वो काउंसलिंग सेल है। और दूसरा, नई शिक्षा नीति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स को मैंडेटरी किया गया है। और इन शिक्षा केंद्रों पर जो सुविधा उपलब्ध होने वाली है वो आर्टिफिशियल और रोबोटिक्स की भी होगी। यानी उस शिक्षा नीति के अनुसार हर स्कूल में रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा जानी चाहिए। उसकी संपूर्ण व्यवस्था इन सेंटर्स के माध्यम से की गई है। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि भाई साहब के पास केवल उच्च शिक्षा का ही नहीं बल्कि अन्य कई विभागों का महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया है। क्योंकि यदि हमारे मुख्यमंत्री किसी के कंधों पर दायित्व देते हैं, भाई साहब के पास में रेवेन्यू, कोलोनाइजेशन, कमांड एरिया डेवलपमेंट और वाटर यूटिलाइजेशन का, सैनिटाइजेशन का भी डिपार्टमेंट है। 5 विभागों के आप मंत्री हैं, बड़े दायित्व लेकर के चलते हैं। जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अब मैं अगले मार्गदर्शन के लिए हम सबको पाथेय देने के लिए जिनको आमंत्रित करता हूं, आप मावली उदयपुर से विधायक के नाते दायित्व निभा रहे हैं और उसके साथ साथ एक बड़े शिक्षाविद के रूप में, शिक्षा की लंबे समय तक सेवा करने वाले व्यक्ति के रूप में और एक समग्र व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए उसके प्रतिनिधि के रूप में हमको मार्गदर्शित करने वाले धर्मनाथ जी जोशी भाई साहब से अनुरोध करूंगा। भाई साहब पधारिए, आपका मार्गदर्शन, आपका पाथेय हमें प्रदान कीजिए। जोरदार तालियों के साथ, पूरे आदर के साथ धन्यवाद। विष्णु जी संचालन जरूर कर रहे हैं, ये भी राष्ट्रीय कवि हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। छोटे भाई हैं हमारे बीच में। हम लोग राजनीतिक काम करते हैं, विधानसभा का कई बार दृश्य देखते हैं तो बड़ा विचित्र विधानसभा का दृश्य नजर आता है। उसमें से एक सौम्य व्यक्तित्व मैं 2.5 साल से आपको देखता हूं कि उस उखाड़ पछाड़ में भी शांत स्वर से बिल्कुल बैठे रहते अपने काम से काम। श्रीमान भट्टी साहब, जोरदार तालियां बजाएं आपके लिए। हमारे विष्णु जी, बिहारी जी भाई साहब मेरे छोटे भाई विद्वान आदमी हैं, ये भी विधानसभा में बोलते हैं, इनको देखता हूँ कि मुद्दा बेस पर बोलते हैं। आदरणीय भाई साहब नरेंद्र जी हर्ष अनेक संस्थाओं में जुड़े हुए और गौ सेवा में निजी अपनी आय से गौ माता की सेवा करना ये बहुत दुर्लभ काम है। संस्थाएं खुलती है, चंदे की रसीद छपती है, हमारे पास फोन आते हैं, साहब वृद्धाश्रम चला रहे हैं, आप सहयोग के लिए क्यों चला रहे हो भाई, किसने सौगंध दिया है आपको? कोई आपसे क्या क्या चलाना, सेवा का काम है, जितनी हैसियत है उतना करिए। तो ऐसे ही हमारे भाई नरेंद्र जी जो स्वयं अपनी प्रेरणा से करने वाले हैं। आदरणीय यू प्रसाद जी तेलंगाना से पधारे हैं, डॉक्टर प्रियंका जी, आदरणीय मेरे छोटे भाई कौशिक जी, और विशेषकर इस सारे सूत्र को बांधने वाले, माला को फिरने वाले आदरणीय मेरे छोटे भाई पवन जी। इसके साथ ही इस देश में आने वाला भविष्य मुझे लगता है डॉक्टर जगदीश जी को शायद 10 साल बाद जगदीश जी उपलब्ध नहीं होंगे, इतने बिजी हो जाएंगे लोग इनको बुलाने लगे। एक नया कॉन्सेप्ट मैं इस संस्था से प्रारंभ से जुड़ा हुआ हूँ। जगदीश जी के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपना व्यक्तिगत जीवन अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके, लाखों रुपए की नौकरी बंबई जैसे शहर को छोड़ करके, और एक ऐसा कहना चाहिए सेवा की सेवा। क्योंकि देखिए ऐसा कहते हैं हमारे शास्त्रों में, मनुष्य रूपेण मृगास्य रंति, है ना, मनुष्य के रूप में कई बार ऐसा ना, पेट तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें से 3 वस्तुएं तो सारे प्राणी करते हैं, है ना। हमारा धर्म ही तो अलग है। धर्म क्या है? धर्म ये है माँ का धर्म, पिता का धर्म, बहू का धर्म, बहन का धर्म, यही धर्म है हमारे समाज में। और हमारी जो शिक्षा पद्धति है, आप देखा होगा दक्षिण में विशेषकर तेलंगाना से बता रहे, एक बहुत लंबे समय तक हिंदी के विरुद्ध एक आंदोलन चला। आंदोलन क्यों चला, क्या कारण था? क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रारंभ में क्या मातृभाषा हिंदी नहीं हो सकती। मातृभाषा क्या है? माँ द्वारा सिखाई भाषा। यानी नई शिक्षा पद्धति जो कॉन्सेप्ट है, अब तेलुगु का आदमी, राजस्थान का आदमी, उसको एमबीबीएस करना है, प्रियंका जी, उसको इंजीनियरिंग करना है, तो उसको अंग्रेजी किताब पढ़नी पड़ेगी। तो उसके लिए दुर्भाग्य हो जाए, कन्नड़ का आदमी, मलयालम का आदमी पहले अंग्रेजी पढ़ेगा। और आपको आश्चर्य होगा, संसार में 200 के आसपास देश हैं, अंग्रेजी कितने देशों में बोली जाती है? केवल मात्र 6 देश में अंग्रेजी बोली जाती है। 6 देश में, संसार में 200 के आसपास देश है शुद्ध जिनकी अंग्रेजी भाषा, वो 6 देश है 200 में से। यानी मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो सत्य बिल्कुल सारा लिखा, आप गूगल को ढूंढ लीजिए।
परंतु अंग्रेजी को अस्वीकार करना ऐसा नहीं। अंग्रेजी आज हमारी संपर्क भाषा है। संसार में किसी देश से संपर्क करना तो अंग्रेजी उसका माध्यम है, एक माध्यम हो सकता है। परंतु तेलुगु का आदमी, कन्नड़ का आदमी, कन्नड़ का लड़का अगर कन्नड़ में MBBS पढ़ेगा तो शायद वो बहुत आगे बढ़ सकता है। उसकी मातृभाषा में अगर पढ़ेगा, वो उच्च शिक्षा लेगा, तो शायद उसको पहले अंग्रेजी पढ़ के, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, एक भाषण में था दिल्ली में, मुरली मनोहर जोशी, VP सिंह जी भी थे उसमें। तो मुरली मनोहर, VP सिंह जी का भाषण था, VP सिंह जी का मुरली मनोहर जोशी ने मुझे पढ़ाया है। मुरली मनोहर जोशी ने मुझे पढ़ाया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। और आपको आश्चर्य होगा, मुरली मनोहर जोशी ने फिजिक्स में PhD किया हिंदी में। अब फिजिक्स में उस जमाने में PhD हिंदी में करना, और VP सिंह जी का मुझे उन्होंने पढ़ाया, साइंस पढ़ाते थे उस समय मुरली मनोहर जोशी, और मुरली मनोहर जोशी की उम्र उस समय 22 साल थी। ऐसे ऐसे दुर्लभ हमारे देश में प्राणी है, क्योंकि भारत बड़ा विचित्र देश है। यहाँ पर संसार में 2.5 करोड़ लोग रोज रेल में यात्रा करते हैं। संसार में ऐसा कोई, यानी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2.5 करोड़ है, हमारे यहाँ रोज रेल में यात्रा करने वाले लोग 2.5 करोड़ है। हमारे यहाँ भाषा की दृष्टि से देखें, अंग्रेजी जो है, मैं किसी अंग्रेजी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, अंग्रेजी जो भाषा है उसके कुल शब्दकोश में ऑक्सफोर्ड की उसमें देखिए 8,000 शब्द केवल 8,000 शब्द। अब जाकर के कुछ शब्द हिंदी के इधर उधर के जोड़ के 12,000 बन गए। हमारे केवल मात्र कोई सी भाषा, गुजराती देख लीजिए, गुजराती में 60,000 शब्द है, हिंदी में असंख्य, क्योंकि अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं होता। मासी को क्या कहेंगे, काकी को क्या कहेंगे, काका जी को, फूफा जी को क्या कहेंगे, कोई शब्द नहीं। हमारे यहाँ अनेक शब्द है। हमारे यहाँ पत्नी की बड़ी बहन को क्या कहेंगे, छोटी बहन को क्या कहेंगे, अंग्रेजी में शब्द नहीं। ऐसे हजारों लाखों, ऐसे करोड़ों शब्द हमारी संपन्न भाषा में है। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, पाश्चात्य की तरफ भागो, वहां जाओ, वहां से सीखो, वहां से क्या सीखोगे भाई वहां से। नासा तो 100 साल पहले पैदा हुआ ना। हमारे जो महाभारत काल में, और संजय कमेंट्री कर रहा था, नासा तो 100 साल बताने लगा ग्रहण कब होगा। हमारे तो तब से तारा ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र, हमारे शास्त्र बताते कि नहीं बताते। परंतु वह कि हमने शायद उस भूल भुलैया में हमारे अपने को छोड़ करके वहां से कुछ ज्यादा सीख के आना, उस चक्कर में हम स्वयं को भूलते गए। और उसके कारण ये जो विकृति आई है ना समाज में, क्योंकि सबसे पहले हमारे होना चाहिए विकास। जिसको माना विकास, क्या माना, रोजगार मिलना चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, रेल चलिए, विकास माना। विकास ये नहीं है। विकास है जो पवन जी और जगदीश जी कर रहे हैं, मैन मेकिंग का काम विकास है। अगर आदमी के चरित्र को ठीक कर दिया, विकास अपने आप हो जाएगा। अगर चरित्र की गिरावट आ गई, आदमी उसी में लग गया पैसे को, से जो वर्तमान में चल रहा है खेल, भौतिक सुख में जो स्पर्धा चल रही है, शांति नहीं मिल रही है। मैं उदयपुर रहता हूं। उदयपुर झीलों की नगरी है, सैकड़ों हजारों लाखों पर्यटक उदयपुर में आते हैं। और अमेरिकन, इंग्लैंड के लोग पता नहीं कैसे कपड़े पहन कर घूमते रहते हैं रात को 12 बजे 1-1 बजे तक, क्योंकि शांति नहीं है। शांति कहां है? शांति कहां है? शांति स्टेशन के सामने कागज बीनने वाले पति पत्नी दिन भर कागज बीनते हैं, और दिन भर कागज बीन के शाम को 50 ग्राम 100 ग्राम तेल, आधा किलो आटा ला करके, और आपने देखा होगा पति अपने घुटने पर दूसरा पैर रख के सो रहा है, रेडियो बज रहा है और पत्नी रोटी बना रही है। कोई गोली टैबलेट लेने की जरूरत नहीं उनको। यानी शांति वहां है, आराम से नींद निकाल रहे हैं। शांति वहां नहीं है कि टैबलेट लेनी पड़ती है, डॉक्टर मना करता है घी मत खाओ, चुपड़ी रोटी मत खाओ, सफेद चीजों से परहेज करो, दूध से परहेज करो, तो डॉक्टर कहता है ना मिठाई मत खाओ। परंतु जो लोग, अगर जैसे योगा चला, अरे योगा तो पहले से था हमारे। अभी एक दिन मुझे बैंक में कल्ला जी मिल गए थे, बीडी कल्ला साहब, विद्वान आदमी। बीडी कल्ला साहब ने मुझे कहा कि जोशी जी, आपने अवतार ऋषि को सुना क्या नाम? मैंने कहा मैंने नहीं सुना।
वो हिमालय में 2000 वर्ष उनकी उम्र है। अभी भी 4 दिन पहले की बात बीडी कॉलेज में मुझे डॉक्टर साहब ने कि उनकी 2000 वर्ष उम्र है। गूगल मैप ढूंढिए। अब हमारे यहाँ पर आदमी यानी साधना करके उम्र स्वयं प्राप्त करता था, उसको कितना जीना है। क्योंकि परंतु क्या है कि समस्या क्या है, शुक्राचार्य जी का नाम सुना ना, राक्षस गुरु थे। शुक्राचार्य जी ने कहा अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसका मंत्र नहीं बनता हो। अमंत्रम मूलम औषधिम, कोई भी पेड़ ऐसा नहीं है, उसका मूल ऐसा नहीं है जिसकी दवाई नहीं बनती हो। और उसमें उन्होंने कहा अमंत्रम नास्ति का पुरुषम, कोई भी पुरुष ऐसा नहीं जिसमें गुण नहीं हो। तो ऐसे उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा योज कहा तत्र दुर्लभ, जगदीश जी जैसे आदमी अगर योजना बनाने वाले हो तो निश्चित रूप से यानी कोई अक्षर ऐसा नहीं जिसका मंत्र नहीं बनता हो, कोई पेड़ पौधा ऐसा नहीं जिसकी औषधि नहीं बनती हो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसमें गुण नहीं हो, परंतु उसके ढूंढने वालों की कमी, उसका ढूंढ के उसके गुण को निकाले। अभी मैं आप अपन बैठे हैं यहाँ, एक सज्जन के लिए सब 5 किसी आदमी की, धर्मनारायण जोशी की 5 बुराई बताइए, लिख के दे दीजिए, ये नेगेटिव पक्ष हो गया। और आपने आपको ही कहा कि 5 अच्छाई बताइए, तो निश्चित रूप से आप 5 क्या 10 अच्छाई बता देंगे। तो हमारी सोच यानी जिस दिशा में सोचते हैं, तो हमारे यहाँ पर हम इस बात का ध्यान रखिए। आज एक नया कॉन्सेप्ट भाई पवन जी जगदीश जी ने दिया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आने वाली पीढ़ियां उनको बहुत याद करेगी। अभी लगता होगा थोड़ा संघर्ष का काम होगा, पर निश्चित रूप से इस शिक्षा का भविष्य बहुत उज्जवल है, इस पद्धति का भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं एक बार पुनः आदरणीय भाटी साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं तो इस परिवार का सदस्य, मैं आते रहता हूँ। बिहार जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत आगे है ये बात जो उन्होंने कही है, बहुत गहरी बात उन्होंने कही। और एक बात की तरफ आज वाकई में आपने बड़ा ध्यान दिलवाया, क्योंकि सरकार भी यहाँ पर बैठी है, कि आप अपनी माँ से सीखने वाली मातृभाषा को बोलेंगे तो उसका शब्दकोश बहुत बड़ा होता है। आप देखिए कि अंग्रेजी में दर्द को परिभाषित करना हो तो अंग को जोड़ना पड़ेगा, सर दर्द, पेट दर्द, दर्द के साथ में जगह बतानी पड़ेगी। आप मारवाड़ी में आ जाइए भाई साहब, हर दर्द की अपनी बात है। आपको कुछ नहीं बोलना, बोले रीढ़ चल रही है, समझ में आ जाएगा रीढ़ चल रही है मतलब दांत में दर्द हो रहा है। बोले साहब आप तो बहुत जोर को घूम बुझा रहे हो, तो घूम बुझा रहे हो मतलब सर में हमारे दर्द हो रहा है। मतलब आप ये देखो एक एक अंग की बात कर लो, उसके दर्द के लिए अपने शब्दकोश हैं। नवलगढ़ के वैसे एक व्यक्ति, उन्होंने शब्दकोश लिखना शुरू किया था। 2.5 लाख का मतलब पहला वॉल्यूम आया, दूसरा वॉल्यूम लिख नहीं पाए थे। 2.5 लाख शब्दकोश का मारवाड़ी का वॉल्यूम तो मेरे पास पड़ा जो मारवाड़ी का है। तो ये जो अपनी भाषाएं हैं उसका बहुत बड़ी बात है। 2.5 लाख शब्दकोश का पहला वॉल्यूम उनका आया। अपने आप में ये जो भाषाएं होती हैं, हमारा संस्कार होता है। और आप यूं कह सकते हैं कि ये सारी जो प्रादेशिक भाषाएं हमारी मौसियां हैं, हिंदी जो है वो राष्ट्र की मस्तक भाषा है। आप यदि उसको बोलते हैं, उसको अनुभूत करते हैं, आप यदि उसमें वार्तालाप भी करते हैं, तो आप में कहीं ना कहीं अपनी राष्ट्रीयता की झलक वहां से निकल करके आएगी। आप शब्द देखिए, मदर बोलने पर आपको आनंद नहीं आएगा जब वो शब्द मां बोलते हैं। एक बार हार्वर्ड में एक बच्चे से पूछा गया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फेथ, विश्वास की परिभाषा क्या है। उस बच्चे ने कहा कि एक मां अपने बच्चे को खिलाती है और हवा में उछालती है। बच्चा हवा में होता है, जोखिम में होता है, लेकिन फिर भी खिलखिलाता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि उसकी मां के हाथ नीचे हैं, गिरने नहीं देंगे। दिस इज द इंडियन डेफिनेशन ऑफ फेथ। वो मां शब्द जो है हमारी मां हिंदी के साथ जुड़ता है, तो उसका वार्तालाप हो, संवाद हो, हमारी मातृभाषाएं भी हो। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और हमारे नोखा से विधायक श्रीमान बिहारी लाल जी बिश्नोई जी से अनुरोध करूंगा वे आए और उस जागृत धरती की जागृत आवाज को हम सब तक लेकर के मार्गदर्शन करें। बिहारी लाल जी भाई साहब। हेल्प इंडिया फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य मेहमान कोरोना की इस विभीषिका में, जब दुनिया ने, पूरी दुनिया एक तालेबंदी में आ गई, ऐसी भंवर की परिस्थितियों में जब शिक्षा भी की भंवर में फंसी नजर आई और उस शिक्षा को भंवर से निकालने का महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री आदरणीय भवन जी।
अभी कोई भी पेड़ ऐसा नहीं जो उस दिन ना बनती हो, कोई भी शब्द ऐसा नहीं जिससे मंत्र ना बनता हो, कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसमें कोई अच्छाई नहीं हो। ऐसी बड़ी सुंदर बातें आपके बीच में कह के गए हमारे मार्गदर्शक, हमारे अध्यक्ष, जिनके नाम का एक शुरुआत धर्म से होती है। धर्म मतलब कर्तव्य पे चलने वाला व्यक्ति और दूसरों को मार्गदर्शन करने वाला सज्जन। ऐसे बड़े भाई हमारे मार्गदर्शक धर्मराज जी जोशी साहब, जो मेवाड़ की धरती महाराणा की धरती से आते हैं। और हमने नारे तो बहुत लगाए पवन भाई, जय शिवा सरदार की, महाराज जय महाराणा प्रताप की। आज शिवा सरदार और महाराणा के पास बेटा दिखा। महाराणा की धरती से आने वाले धर्मराज जी के पड़ोस में हमारी बहन बेटी के प्रेम का, जो शिवा की धरती से महाराष्ट्र से आती है। और पास में राज क्षेत्र से आने वाले हमारे साथी कौशिक जी विराजमान है, जो पंचायत राज के बड़े प्रतिनिधि हैं। और हमने तो गांव सिंह जी हम तो बाल्यकाल में देखा है, शायद गांव सिंह जी कहीं उन स्कूलों में पढ़े होंगे। मेरा छोटा भाई पढ़ा रामतुल्ला राम नाम से हमारे बीकानेर में कई संस्थाएं हैं, और उस धरती से आप आए, आपका स्वागत है। नरेंद्र जी हर्ष, अभी विष्णु जी जो हमारे राष्ट्रीय कवि है, शेखवाटी की धरती का प्रतिनिधित्व करते हैं, बोले कि नरेंद्र जी हर्ष, हर एक व्यक्ति के नाम में कुछ न कुछ छुपा होता है। अब कोई बुरा देखना चाहे कुछ आंखों के नजरिए से, अगर बुरा देखना चाहो तो 1000 बुराइयां मिलेगी, अगर कहीं अच्छा ढूंढना चाहो तो 1000 अच्छाइयां भी मिलेगी। तो हमारी नजरों पर निर्भर करता है। और कहीं एक बार चर्चा बैठ के जिसका नाम है उस नाम के अनुरूप काम नहीं होता। नाम नयन सूत्र एक आंख है गुण, लेकिन हर्ष जी के साथ विपरीत बात है भाई, नाम में भी हर्ष है और जिंदगी में भी हर्ष है। और एक फाउंडेशन के रचयिता भी है, उसके संचालक भी है, नचिकेता फाउंडेशन। ऐसे अर्जी और तेलंगाना की धरती से हमारे बीच पधारे आदरणीय यू प्रसाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत अच्छा लगा जब हमारे बड़े भाई और हमारे नोखा की धरती साकेत फाउंडेशन इतना बड़ा काम करने वाले, हेल्प इंडिया के फाउंडेशन का गठन करके इतना बड़ा काम सामाजिक सरकार का करने वाले पवन पारिक जी ने कहा कि यू प्रसाद जी, आपने तेलंगाना की धरती पे एक ऐसे रिसोर्ट में कार्यक्रम करवाया जहाँ दुनिया भर में जितने कल्प वृक्ष नहीं है जिसके नीचे बैठ हम जो मांगे वो मुराद पूरी होती हो, उस दुनिया भर से 1.5 गुना ज्यादा अकेले रिसोर्ट में है। 6 करोड़ जैवलिन के पौधशालाएं हैं, वो मतलब उनका है ऐसा, और करोड़ लाखों पेड़ हैं, वन्य जीव है, ऐसे सुंदर। और जिस धरती से हम और पवन जी आते हैं, या आदरणीय पवन सिंह जी जो कपिल मुनि के सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि की धरती से आते हैं, तो वहाँ हमें पेड़ बचाने की बात पैदाइशी हमारे जीन्स में, हमारे जन्म के साथ हमारे संस्कारों में आती है कि अमरता का वो इतिहास के सिर साटे रूप रहे तो भी सस्तो जान, जिसको आंदोलन की सैकड़ों वर्ष पहले जो प्रेरणा कि अगर सिर के बदले भी पेड़ बचता है तो बहुत महंगा सौदा नहीं है। इस बात उस कोरोना काल में दुनिया के उन विकसित देशों ने भी समझा जो हमसे बहुत एडवांस है, जो चिकित्सा के क्षेत्र में, हेल्थ में, एजुकेशन में, हर आधारभूत ढांचे में हमसे सैकड़ों कदम आगे हैं। इस कोरोना के छोटे से वायरस ने भी उनको घुटने पे ला दिया, हमने उनको घुटने पाते हुए देखा। और हम जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्री कहे जाते हैं, उस देश, उस प्रदेश में आप सबके भाईचारे सहयोग से उस महामारी का बड़ी ताकत के साथ संसाधन न होते हुए मुकाबला किया। और ऑक्सीजन, इस कोरोना काल में दवाई का नाम क्या था? ऑक्सीजन। और वो सबसे बड़ी मात्रा कहां से आती है? इन पेड़ों को बचाने से, पर्यावरण को बचाने से आती है। तो पेड़ का महत्व दुनिया को समझ में आया, पर्यावरण का महत्व दुनिया को समझ में आया। जगदीश जी, अब आप जो सूत्रपात करने जा रहे हैं वो सूत्रपात है कि इस जो जिम्मेदारी मंत्री जी की है कि भवन में फंसी शिक्षा को भवन सिंह निकालेंगे और जगदीश जी उसमें सहयोग करेंगे, पवन जी सारी टीम लग के उसमें सहयोग करेगी। तो हमारी स्कूली शिक्षा जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है पिछले वर्ष,
उसमें जो बात है कि भविष्य के हम छात्रों को तैयार कैसे करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर, कोडिंग डिकोडिंग का दौर, और उसमें जो आप कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, क्या DMIT आदरणीय मंत्री जी, धर्मनाथ जी, हमारी उंगलियों को अभी तक हम जो लीक पीट रहे थे, जो परंपरा चल रही थी कि बेटे को, पेरेंट्स सोचते हैं बेटे को डॉक्टर बनाना है, बेटे को इंजीनियर बनाना है, बेटे को IAS बनाना है, बेटे को कलेक्टर बनाना है, बेटा भले चित्रकार बनना चाहे, बेटा भले पेंटर बनना चाहे, बेटा भले कवि बनना चाहे, लेकिन हमें तो डॉक्टर बनाना है। उस जद्दोजहद में हम उसको महसूस ही नहीं कर पाते थे कि उसके अंदर भगवान ने नैसर्गिक व्यवस्था की क्या की है, उसमें भगवान ने क्या खूबी भरी है। क्योंकि सबसे बड़ा वैज्ञानिक तो वो है, सबसे बड़ा सृजनकर्ता तो वो है। उस बालक में, अबोध बालक में क्या भगवान ने दिया है और उसकी क्या इच्छा, उसकी क्या रुचि है, इस बात को कभी हमने महसूस करने की कोशिश भी नहीं। और उस बात को नई शिक्षा नीति में, और आप इस कंसेप्ट के साथ वैज्ञानिक पद्धति से, हालांकि हमारी जो वैदिक शिक्षा है, जो वैदिक परंपराएं हैं, या जो भी सनातन बातें हैं, देश और दुनिया में कभी हम विश्व गुरु और विश्व विजेता हुआ करते थे तो इन्हीं परंपराओं और ताकत के बल पर हुआ करते थे। एक एक बात वैज्ञानिक कसौटी पे कसी हुई है। अभी जिक्र तुलसी और पारे का है ना, क्यों पुरखे कहा करते थे कि इसको चबाना नहीं है, निकल जाना है, उसके पीछे भी कितनी बड़ी वैज्ञानिकता थी। पेड़ को बचाना है, काटना नहीं है, उसके पीछे कितनी बड़ी वैज्ञानिकता है। जब हमारी हर एक बात वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध प्रमाणित है, उन्हीं बातों को इस नई शिक्षा में, नई शिक्षा के संस्कारों में हमें उन आधारभूत संरचनाओं को, संस्कार और संस्कृति को बचाते हुए, धर्मनाथ जी के वक्त की जो शिक्षा, गुरुकुल की शिक्षा, वो आज भी गुरुकुल चल रहा है, लेकिन उस गुरुकुल में नई शिक्षा के तो से नए लोगों को हमें किस तरह तैयार करना है, उनकी उंगलियों को छू के हम कैसे पहचान पाएंगे कंप्यूटर के माध्यम से, वैज्ञानिक तरीके से, कि इस नौजवान बच्चे का माइंड में, दिमाग में किस तरह के सेल्स है, इसकी क्या मनोइच्छा है, इसका किधर रुझान है, हम उसको उसी लाइन में डाल के तो उससे पूरा 100% तो हम ले सकते हैं। लेकिन किसी जो बनना नहीं चाहे उसको हम बनाना चाहें तो बड़ी मुश्किलें आ जाएगी, उसके लिए भी, समाज के लिए भी। तो ऐसी नई शिक्षा नीति के तहत आप पूरे सरकारों से, पूरी वैज्ञानिकता से, पूरी प्रामाणिकता से ये जो पूरी टीम लग के काम करेगी, तो निश्चित तौर पे इस समाज का, इस देश का भी भला होगा और आने वाली पीढ़ियों का भला होगा। इस मौके पे आप बहुत पधारे हैं और जीवनता आपने देखी है, आपके संगठन में देखी है कि लगातार सामाजिक सुरक्षा के प्रकल्प हो, काम हो, एक नहीं सैकड़ों, एक जगह नहीं सैकड़ों, हजारों जगह आप नित्य नए सोपान चढ़ते जा रहे हैं। और जीवनता भी आप में इतनी है, ये हमारे शिवा की धरती से बहन आई है, बेटी आई है, कोरोना काल में पिता को खो चुकी है, लेकिन दृढ़ता इतनी है कि उस दौरान भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करने हैं, ट्रेंड करना है, हमारा काम रुकना नहीं चाहिए। ऐसे संकल्पवान लोग जो बैठे हैं, तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। आप अपने लक्ष्य में आगे बढ़ेंगे, कामयाब भी होंगे। जगदीश जी, पवन जी, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। इस मौके पर हमें याद किया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार वैसे आपका, आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए, कोरोना के समय में, बड़े मुश्किल समय में हम सब लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि अपने दायित्वों को पुनर्भाषित करें। और आज शिक्षा की बात है, पूरा शिक्षा का प्रकल्प है। भाई साहब ने कहा धर्मनाथ जी के नाम से मैं अभी सोच रहा था जब आपने कहा कि जितने लोग बैठे हैं, यदि एक एक के नाम को देखा जाए तो वाकई में पूरा सांस्कृतिक परिदृश्य सामने आएगा। यहाँ से भी मैं प्रारंभ करता हूँ तो प्रसाद जी इनका नाम है। हमारे प्रसाद उसको मानते हैं जो देवताओं के चरणों में छू करके आया हो। माँ जब घर में खाना बनाते हुए यज्ञ की छोटी सी कुंडी बना करके उसमें 5 आहुतियां प्रदान करके भोजन प्रदान करती थी, तो वो प्रसाद बन जाता था। आजकल ऐसा हमने उस संस्कृति को छोड़ दिया है, कहीं ना कहीं वो यज्ञ संस्कृति हमारी खो गई है। इसलिए पहली रोटी बनाई जाती है वो अपने आदमी को खिलाई जाती है। पहली रोटी गाय की होती थी। आजकल की व्यक्तियों में विशेष देखो, वो गाय की तरह है, उठ बंदर बैठ बंदर, जिसका अन्न खाओगे उसका स्वभाव आपकी
जीवन में आएगा। और अंतिम रोटी कुत्ते की होती थी, वो बच्चों को खिलाई जाती है। सड़क पर झगड़ते हुए बच्चों को देखकर परिदृश्य देख सकते हैं। प्रसाद जो होता है वो देवताओं के चरणों से लौट कर आया हुआ रहता है। नरेंद्र जी भाई साहब का तो आपने परिचय सुना, मैंने कहा ही था, हर्ष जिनके जीवन में रहता है। बिहारी जी भाई साहब हमारे भगवान कृष्ण के नाम से आते हैं। और भाटी जी जिस परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं, शायद मेरी बात से आप सहमति रखेंगे, आपको यादवपति भी कहा जाता है। भाटी जो वंश है, जो वंशावली है, उसको यादवपति के नाम से भी जाना जाता है। भगवान कृष्ण जो थे वो यादव थे और उनको यादव वंशानुगत परंपरा का स्वामी माना जाता था। तो कहीं ना कहीं जो भाटी वंश है वो भगवान कृष्ण के अपने आप को वंशज के रूप में स्वीकार करता है, उसी भांति अपना जीवन जीना पसंद करता है। धर्मराज जी भाई साहब तो स्वयं धर्म के एक साक्षात प्रतिबिंब हैं। एक बार पूछ लिया गया था महाराज, जो महाभारत था उसमें विदुर ने पूछा दुर्योधन से कि भाई दुर्योधन, तू और कौरव और पांडव दोनों एक जगह पढ़े हो, एक वंश में जन्मे हो, फिर क्या कारण है कि तू कभी अधर्म नहीं छोड़ता और युधिष्ठिर कभी धर्म नहीं छोड़ता? तो उसका जवाब था, उसने कहा कि जानापि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानापि अधर्मम नच में निवृत्ति। जानता हूं मैं धर्म क्या है और ये भी जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन धर्म को पाना मेरी प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म को मेरी निवृत्ति नहीं हो पाती, क्योंकि कोई मेरे हृदय में आकर के ऐसा बैठ गया है जो मुझे संचालित करता है। धर्म वही है जो आपके उस कलुष को धोकर के आपको मार्ग प्रदान करे और सही ढंग से चलाए। वैसे व्यक्तित्व बैठे हैं, प्रियंका जी बैठी हैं, इनका नाम भी होता है पसंदीदा। माता पिता जब प्रेम का नाम निकालते हैं तो वो जो सबसे प्रिय चीज होती है उसका नाम निकालते हैं। और मैंने जितना इनको पिता पुत्री को देखा है, समझा है, इनके पिता पिछले वर्ष यहाँ से चले गए हैं कुछ समय पूर्व कोरोना के कारण, लेकिन उन्होंने जिस प्रेम के साथ में आपका नाम प्रियंका रखा। ऐसा कहा जाता है कि आपको जीवन में अपने माता पिता से दो चीजें मिलती है, एक उत्तराधिकार, एक विरासत। उत्तराधिकार में भवन मिल सकते हैं, धन मिल सकता है, जो आप आगे नहीं ले जाते हैं वो वही जितना मिला उतना होता है, उसको बढ़ाना नहीं बढ़ाना आपके दोनों सुविधाएं उपलब्ध है। जोरदार ताली के साथ नरेंद्र जी है। मैं तो क्या सुनने का आदमी हूँ, बोलने का आदमी हूँ, फिर भी मैं आज हेल्प इंडिया की तरफ से आदरणीय माननीय भाटी साहब, आपने अपना अमूल्य कीमती समय जो आप कह रहे थे कि हम विधानसभा में क्षेत्र में जाते हैं, आपने हमें दिया, आपका धन्यवाद। और आपके पास में धर्मनारायण जी हैं, इनका गीता में अगर पहला शब्द पढ़े तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यहाँ से शुरू होता है, तो पहला शब्द ही गीता का इनसे शुरू है। और वैसे मेवाड़ के हैं, मेवाड़ शूरवीरों की भूमि है, लेकिन हम महाराणा को याद करें तो धर्म के लिए उन्होंने अकबर से लड़ाई लड़ी, सूखी रोटी अपने पुत्र को खिलाई। तो अगर हम ये भी बोले, आज की गीता में अगर बोले तो धर्म क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और हमारे बाके बिहारी जिनका मंदिर मथुरा वृंदावन में है, ऐसे ही बिहारी जी का सोम रूप लेके हमारे नोखा के माननीय विधायक बिहारी जी, प्रियंका मनन जी आपके महेंद्रगढ़ से हैं और आप अपने तेलंगाना से। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हेल्प इंडिया प्रकल्प जब से शुरू हुआ है तो हमने रामायण की चौपाई से ही इसको लेके चले हैं। पालित धर्म सरस नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अजमाई। पवन जी जो हमारे हैं, पवन जी ने इस चीज को देखा है और पवन जी अपने पवन की गति शायद हमने नहीं देखी, लेकिन इनकी गति देख के मुझे लगता है कि पवन से भी अधिक गति होगी इनकी, क्योंकि एक पल में ये दुबई होते हैं, दूसरे पल में सिंगापुर होते हैं, तीसरे पल में इनको देखता हूँ तो उड़ीसा और कभी हरियाणा, कभी हैदराबाद। मुझे कहते रहते कि आप उधर चलना है, मैंने कहा भाई आपकी गति आप ही चलो, मुझे तो यहाँ करना है। और अभी हमारे जो डॉक्टर जगदीश जी हैं, इनको मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूँ, तो विद्या का दान जो है इससे बड़ा कोई दान है नहीं। और हमारे पूर्वज ऋषि मुनि चाहे जितने भी, इन्होंने सिर्फ दान ही दिया। और एक कथा मैंने सुनी थी कि जब ये मुगलों का शासन था उस समय उस संत का मुझे नाम तो याद नहीं है, तो जो हमारे ग्रंथ ये जो लोग ले गए, जो आज प्रज्ञ से संतान उत्पन्न हो रही है, वो हमारे महाभारत युग में हो चुकी। जो 100 कौरव हुए, एक अंश से हुए, वो प्रज्ञ थी। ऐसा ही वो संत जो थे जिनसे वो लेना चाह रहे थे मुगल, उस संत ने अपने पुत्र को रात भर में, उसने कहा मैं कल दूंगा वो ग्रंथ, लेकिन रात भर में उसने पढ़ के अपने पुत्र को कंठ करा के और एक एक पन्ना उस ग्रंथ का अग्नि में सुहा करता गया।
भले ही उसने मुगलों के सामने अपने प्राण न्यौछावर किए, लेकिन वो अपना ग्रंथ नहीं दिया। और ऐसा विद्यादान करने वाले हमारे जगदीश जी जो इस वक्त निरंतर चल रहे हैं, आज लाखों जनों को ये अपनी ट्रेनिंग दे चुके हैं। चाहे छोटा सा गांव लालसोट है, लालसोट में भी इन्होंने हजारों को खड़ा किया है, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने हेल्प इंडिया के द्वारा लाखों रुपए, जैसे हम नासिक में थे, पवन जी ने वहां एक प्रोग्राम रखा था, नासिक कितना दूर है जयपुर से, वहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हमने घूमर के अंदर। 6,000 महिलाओं का घूमर का नृत्य नासिक में हुआ था। उस नासिक के अंदर एक ऐसा जगमग पूरा एरिया, और एक 6,000 महिलाओं ने एक ही भूमिका में पल पल पूरे घूमर को 6,000 महिलाओं के साथ करना बहुत कठिन था, लेकिन ये पवन जी का एक कार्यक्रम था जिसके अंदर मैं देख के दंग रह गया कि 6,000 घूमर जो हमारी राजस्थान की संस्कृति थी उसको महाराष्ट्र में नासिक में जाके इन्होंने पूरा किया। इनके लिए मुझे लगता है कि आपको और हमारे कविराज विष्णु जी जो पवन जी के साथ हर जगह लगातार जा रहे हैं, और इनकी ऊर्जा को भी मैं धन्यवाद देता हूं, और आप सबको धन्यवाद देता हुआ आप सब आए, और मैं अपनी वाणी को विराम दूं और वापस अपने मीठी मीठी बातें सुनने के लिए कविराज को बहुत धन्यवाद। मैं यू प्रसाद जी को यहाँ आमंत्रित करूं, उससे पूर्व धर्मेंद्र भाई साहब एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो DMIT है ये वैश्विक तकनीक है। पश्चिम में एक खोज की गई कि जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तो लगभग 13वें वीक से लेकर 21वें सप्ताह तक उसके ब्रेन का निर्माण होता है, उसके न्यूरॉन्स बनते हैं, और उसी समय उसकी उंगलियों की फिंगरप्रिंट्स भी बनते हैं, और मस्तिष्क की वो रेखाएं और हाथों की रेखाएं ये समान होती है और कभी बदलती नहीं है। तो यदि इन फिंगरप्रिंट्स की स्टडी कर ली जाए तो आपके मस्तिष्क का पूरा मैनुअल सामने आ सकता है, यानी आप अपने इनबोर्न टैलेंट को पहचान सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पश्चिम ने इसको खोज करके कोडिफाइड कर लिया, लिख लिया, आज हम उसको पढ़ रहे हैं। ये संस्कृति हमारे यहाँ भी रही है, क्योंकि आचार्य द्रोण को कोई DMIT करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने पहचान लिया था कि कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन सकता है, कौन सा व्यक्ति ऐसा होता है जो भला सर्वश्रेष्ठ चला सकता है, और किसकी भुजाओं का बल ऐसा हो सकता है जो गदा चलाने में माहिर भीम बन सकता है। तो ये हमारी जो विद्याएं थी हमारे पास थी, श्रुति स्मृतियों के माध्यम से इनको लगातार हमने आगे तक जिया। ये कोडिफाइड नहीं थी, अब ये कोडिफाइड हुई है। तो ये जो DMIT तकनीक है, और हम मानते हैं कि जहां श्रेष्ठताएं होती हैं उसको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। पश्चिम से भी यदि कोई विद्या आई है और उसका उपयोग करके हम आने वाली भविष्य की पीढ़ी को, आने वाले लोगों को दिशा दे सकते हैं, तो निश्चित रूप से श्रेष्ठ कार्य होगा। मैं यू प्रसाद जी हमारे मध्य तेलंगाना से हैं, मैं प्रसाद जी को आमंत्रित करता हूं, सर आइए और इस गुलाबी धरती नगरी पर आपका बहुत स्वागत भी करते हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। आप आइए हमारे मध्य यू प्रसाद। थैंक यू सर, विष्णु जी। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। आज हेल्प इंडिया एक नोबल काज को लेकर के ऑल ओवर इंडिया में कोने कोने में जो भी विद्यार्थी है उसको एक अच्छा एजुकेशन देना चाहिए, वो रियल एजुकेशन देना चाहिए, और नोबल काज को लेके आया है। वो नोबल काज को लेकर के आया हुआ हेल्प इंडिया इस प्लेटफॉर्म में आज ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को लॉन्च करने के लिए और ये DMIT प्रीमियम एजुकेशन सेंटर्स को ट्रेनिंग देने के लिए ये कार्यक्रम किया है। तो इस कार्यक्रम में राजस्थान एजुकेशन मिनिस्टर वो उसका टाइम दे करके इधर आकर के वो आने से हमारा ये इसको हम जो लेके जाना चाह रहे, हमारा को ताकत को 100 गुना बढ़ाया है, उतना पावर हमारा को मिला है सर। थैंक यू। और रेस्पेक्टेड डायस और हमारा ये फाउंडेशन को लगा करके वो लाइफ को अर्पित किया है जगदीश जी और जगदीश पारिक जी और पवन पारिक जी, और उसको
साथ जा रहे विष्णु जी और श्याम जी और सभी लोगों है, उसका ज़्यादा मेरे को नाम याद नहीं है सर। ऐसा एक कार्यक्रम को लेके जा रहे, तो अभी आज जो भी ट्रेनिंग लेने के लिए आया है, ये मामूली कार्यक्रम नहीं है। ये जो नोबल काज मैंने बोला था, नोबल काज को लेकर के आए हैं हेल्प इंडिया फाउंडेशन, तो क्या वो उसको लेके जाने वाले कौन है? हम है जो सेंटर ले रहे, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये क्या करने वाले हैं हम? एक्चुअली अब आज का एजुकेशन सिस्टम में कुछ कम है। क्यों बोल रहा मैं? अभी बहुत सारे लोगों में एजुकेशन सिस्टम चल रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है, कुछ लोग क्या है, एजुकेशन होने के बाद में, पढ़ाई होने के बाद में क्या डेवलपमेंट होना है वो नहीं हो रहा है। अगर से मेरा एक गुरुजी है, वो बोलता था क्या अगर से 10th क्लास हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, डिग्री हो गया, फिर भी कोई ना कोई उसको नुकसान आया, वो सुसाइड कर ले रहा। तो अगर से 10th होने के बाद में, डिग्री होने के बाद में वो सुसाइड कर ले रहा, तो वो पढ़ाई किस लिए? सो एक्चुअली क्या है, वो जो उसमें इंडियन डेवलपमेंट हो रहा है वो जो नहीं हो रहा। और भी क्या हो रहा है, अगर से 10th में फर्स्ट क्लास मार्क्स आया है, इंटर में भी फर्स्ट क्लास मार्क्स आया, एक महीने के बाद में फिर से सेम एग्जाम लगाया, तो सेम मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे, क्योंकि क्या वो पढ़ाई में कुछ दिक्कत ही है। सो वो सबको लेकर के हमने चेंज करने वाला है। अभी जो ये सिस्टम पवन जी और जगदीश जी ये पूरा हमने के सिखा रहे हैं, ये क्या है, वो हमने इसको चेंज करके जो हर एक बच्चा में मार्क्स नहीं आएगा, कुछ बच्चों को मार्क्स आएगा, कुछ बच्चों लीडर बनेगा, कुछ बच्चे इनोवेटिव क्रिएटिविटी बढ़ाएगा। सो ये क्या है, हर एक बच्चे में ये क्या है, पेरेंट्स को भी थोड़ा हमने समझाना पड़ेगा और बच्चों को भी समझाना पड़ेगा, टीचर्स को भी समझाना पड़ेगा। ऐसा बहुत कुछ कार्यक्रम है, ये पूरा लेके आया है। हम सब इसको आगे लेके जाने के लिए हमारा सपोर्ट देना है। सो ऐसा सपोर्ट हम देने के लिए आया है। अब क्या ध्यान से ये पूरा सीख लो, ध्यान से। 2 दिन का टाइम बहुत कम है, इसके लिए मिनिमम 5 दिन का टाइम चाहिए, लेकिन आगे उस दिन वैसा भी करना पड़ेगा। सो आप इसको ध्यान से पूरा ट्रेनिंग लेने के लिए आप तैयार बैठना है। और ऐसा इस कार्यक्रम को आकर के आपका हम ब्लेसिंग्स हमारे को दिया है सर। तो फिर एक बार हमारा एजुकेशन मिनिस्टर को सर जोरदार तालियां से थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत धन्यवाद प्रसाद जी। मैं प्रियंका जी माने को आमंत्रित करता हूँ, वे आए, और मैं कहूंगा कि शक्ति साधना बिना न बनता बिगड़ा कोई काम, नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, शत शत तुम्हें प्रणाम। जोरदार तालियों के साथ में प्रियंका जी माने। रिस्पेक्टेड डायस, एजुकेशन देने वाले और एजुकेशन लेने वाले अगर दोनों मिल जाए तो क्रांति तो जरूर होने ही वाली है। इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को कब छोड़ के जाना ये हमारे हाथ में नहीं होता, यानी कि जन्म और मृत्यु ये हमारे हाथ में नहीं होता, पर इन दोनों के बीच में कैसे जीना है, क्या चॉइस करना है, क्या डिसाइड करना है, ये हमारे हाथ में होता है। और आपने एक कदम बढ़ाया है एजुकेशन में रिवॉल्यूशन करने के लिए, इसलिए मैं आपको सभी को पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगी और ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी कि आपका एक कदम, क्योंकि एक कदम ही कहा जाता है किस दिशा में जाता है, वही हमारा फ्यूचर जो है वो डिसाइड करता है। और अगर मेनली जो है हम जो 3 एजुकेशन मॉडल्स पर काम करते हैं, DMIT, C-SPIT, रोबोटिक्स, एक ऐसा एक कॉम्बिनेशन है जो शिक्षा को क्या सीख रहे हो से कैसे सीख रहे हो तक जाता है। आप क्या सीख रहे हो ये इम्पोर्टेंट नहीं, आप कैसे सीख रहे हो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही जनरेशन बाय जनरेशन जैसे ही समय बदलता जा रहा है, आपकी मार्कशीट पर आपको नहीं चुना जाता है बल्कि आपके स्किल पर आपको चुना जाता है। तो यही डेवलपमेंट करने के लिए एजुकेशन मॉडल पर हम काम कर रहे हैं। एक बार अकबर के दरबार में 56 भोग लिए जाते हैं, सब अतिथियों का स्वागत किया जाता है, जो 56 भोग का आनंद वो उठाते हैं। उसमें से एक जो होता है बीरबल, वो खाता नहीं है, वो आगे बढ़ता नहीं है। तो अकबर उसे कहते हैं आप क्यों नहीं खा रहे हो, आप
होगी। मतलब 56 भोग भी सामने आ जाए पर भूख ना होना, जब तक रीजन ना हो किसी चीज को पाने की, तब तक आपका विजन क्लियर नहीं हो सकता। जब तक ये दशा नहीं बिगड़ जाए ना, तब तक आपको दिशा नहीं बदल सकती है। तो ये आत्मनिर्भर भारत के अंदर 1000 सेंटर दिसंबर तक हमें पूरा खोलने की कोशिश नहीं बल्कि हम करने वाले हैं, क्योंकि बचपन से सिखाया जाता है कोशिश करने वालों की नहीं, क्योंकि क्या करते हम जिंदगी भर, क्या करते हमारी जिंदगी बदलने की क्या करते, सिर्फ कोशिश करते रहते। पर हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। एक दिन कब आएगा वो दिन? तो हम नए दिशा से हम आगे बढ़ेंगे। हम ये कहते हैं ना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। अब इस पूरे सत्र को मैं समापन की ओर लेकर के जाना चाहूंगा और मैं आमंत्रित करूंगा हेल्प इंडिया ऑनलाइन फाउंडेशन के फाउंडर और अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश जी पारी को भी आए और आकर के हमारे अतिथियों का आभार भी व्यक्त करें और साथ साथ इस पूरी अवधारणा को भी यहाँ पर स्पष्ट करते हुए इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर के चले। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत और अभिनंदन डॉक्टर जगदीश जी पारी। लॉन्चिंग कार्यक्रम जो राजस्थान की धरा से राजस्थान के लिए है, मैं अवगत करा दूं कि ये पूरे भारत में ये प्रकल्प चल रहा है। इससे पहले तेलंगाना, उड़ीसा, वहां पर भी बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम हो चुका है और अनवरत गुरुग्राम में अभी हुआ है। अब ये राजस्थान की धरा में इसका आगाज आज से किया जा रहा है। और ये प्रीमियम एजुकेशन सेंटर क्या है, इसके बारे में मैं आगे आपसे बात करूं, लेकिन उससे पहले मन से आज इस हेल्प इंडिया ऑनलाइन फाउंडेशन के कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री हमारे भंवर सिंह जी साहब पधारे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और फाउंडेशन की तरफ से मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करूंगा। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार एक्नॉलेज करके साथ ही साथ हमें सदैव आशीर्वाद देने वाले हमारे बड़े भाई साहब धर्मनारायण जी उदयपुर से, नोखा से हरिलाल जी, हमारे सदैव साथ खड़े रहने वाले और हमेशा पीछे से पीठ थपथपाने वाले कि भाई आगे बढ़ो, अभी रुकना नहीं और काम करना है, नरेंद्र जी, हर्ष भाई साहब, हमारे टीम में साथी और महाराष्ट्र की धरती से बहन प्रियंका माने, यू प्रसाद जी हमारे भाई, और विप्रो फाउंडेशन से आज हरियाणा से पधारे हुए हमारे जो साथी हैं, आपका मैं बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करूंगा। सबसे पहले राजस्थान के उच्च शिक्षा की अगर बात की जाए तो राजस्थान में अगर भाई साहब 1958 में मुझे लगता है कि जो रूला है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया गया था। और आज की जो स्थिति है राजस्थान की, उसमें गवर्नमेंट की 290 कॉलेजेस और प्राइवेट 1659 और 914 बीएड कॉलेज ये राजस्थान में संचालित हो रही है। और इस कार्य को इस सरकार ने बहुत ही तेजी से आगे लेके गए हैं और जो इसका क्वालिटी इंप्लीमेंटेशन होता है, एक क्वालिटी सेल भी बनती है रूला की, वो भी राजस्थान में बनाई गई है ताकि हायर एजुकेशन में बहुत अच्छा कार्य हो। और हायर एजुकेशन के जहां तक मुझे पता है, हायर एजुकेशन का काम है नई गवर्नमेंट कॉलेज खोलना, नई प्राइवेट कॉलेजेस खोलना, स्कॉलरशिप और स्कीम को प्रमोट करना बच्चों के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वो है कि क्वालिटी एजुकेशन को एश्योरेंस करना, मतलब कि पढ़ना और एक बात होती है गुनना। तो बच्चे पढ़ तो रहे थे 12वीं तक, लेकिन अब वो ऐसी पढ़ाई पढ़े जिसके बाद वो अपने जीवन में सफल हो सके, वो हायर एजुकेशन की पढ़ाई होती है। और इसी परिकल्पना को लेके हायर एजुकेशन में ईश्वर के आशीर्वाद से 2016 में मुझे आशीर्वाद मिला कि मैं भारत सरकार के प्रथम मेटा स्किल न्यूरो साइंस रिसर्च सेंटर में मुझे एज ए न्यूरो डायरेक्टर का पद दिया गया कि आप इस क्वालिटी एजुकेशन को हायर एजुकेशन में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसको लेके आप नवाचार को लेके काम करें। और तब से ही मैं हिमाचल प्रदेश सोलन में इस कार्य को आगे बढ़ा रहा हूँ। हमने तेलंगाना सरकार से उस कार्य का स्टार्टिंग की
और वहां पे करीब 700 स्कूलों में और कॉलेजों में हमने वर्क किया और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की एक परिकल्पना वैसा हमने वहां रखी, जहां पे बच्चों को कॉलेज के टाइम में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, 12वीं के बाद बच्चा क्या होता है, बंधा हुआ रहता है, अचानक से खुलता है ना, तो कैसा होता है, उसको लगता है मैं कहां जाऊं। वहां पे उसको वास्तव में स्किल क्या है, क्योंकि भारत जो है, भारत की धरा में 2 ताकत है, शिक्षा और कल्चर। ये भारत की शुरू से ताकत रही है। जब जब हम इसमें कमजोर हुए हैं तो समझ लीजिए कि लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया है और हम कमजोर हो गए। लेकिन अगर हमने इन 2 चीजों को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो हमें इस पूरे विश्व में कोई टक्कर देने वाला नहीं है। पहली है शिक्षा और दूसरा है कल्चर। कल्चर में लाइव कल्चर की आवश्यकता है, यानी कि गांव में एक आदमी को परेशानी है और पूरा गांव अगर आ जाए कि साहब हम आपकी मदद करेंगे, तो मुझे एक बात बताओ, उस आदमी की परेशानी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। ये कल्चर पूरे भारत में डेवलप हो, इसके लिए हेल्प इंडिया की शुरुआत जब मैं रिसर्च कार्य में था यूनिवर्सिटी के, तभी से मैंने एक मन में बिड़ा उठाया था कि इस कार्य को करना है। और इस कोविड काल में मुझे बहुत गर्व हो रहा है इस बात को बोलते हुए कि हमने 800 से ज्यादा परिवारों की करीब 5.5 करोड़ रुपए की मदद की है, और वो भी 10-10 रुपए के करीब से। हेल्प इंडिया 5 प्रमुख प्रकल्पों के ऊपर काम करता है, जिसमें प्रथम प्रकल्प है शिक्षा। और शिक्षा में हम बात करते हैं 8 कोर स्किल। हमारी जो अथर्ववेद से जो शिक्षा निकली है, वहां पे 8 कोर स्किल के ऊपर बात की गई है। और अभी वर्तमान में हम 2 स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं। पहली है लिटरेसी स्किल, यानी कि जो आपको स्कूलों में दिखती है, जहां पे बच्चे को पढ़ने और लिखने का ज्ञान दिया जाता है। और दूसरी अब एक नई चली है, जो अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे और स्किल मिनिस्ट्री भी उसके लिए निर्माण हुआ है उसका, वो है वोकेशनल स्किल। लेकिन इसके अलावा भी हमारे ग्रंथों ने 6 और स्किल के बारे में बताया है, और बताया है कि अगर ये 8 कोर स्किल बच्चे को दे दी जाए तो जीवन में सफलता की गारंटी हो सकती है। और अभी हम कितने पे काम कर रहे हैं? 2 पे। तो अगर ये 6 स्किल का और समावेश कर लिया जाए, और ये बात प्रमुखता से कहां उठाई जाए? कॉलेजों में उठाई जाए। और उसके लिए कॉलेजों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और इंक्यूबेशन जो सेंटर होते हैं, जहां पे बच्चों की विविधता को लेकर कार्यक्रम चलाए जाते हैं, मैं भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि ये कार्यक्रम राजस्थान में बहुत प्रमुखता से और जोर शोर से चलने चाहिए। एक तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की अगर कोई परिकल्पना है, तो हमारा अनुभव है, हमने हिमाचल के हर एक डिग्री कॉलेज में टीचर्स ट्रेनिंग बच्चों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का वहां पे कार्यक्रम किया है, तेलंगाना में किया है। और राजस्थान में अगर आप मौका देंगे तो मैं बता दूं कि राजस्थान का कोई भी बच्चा पढ़ने के बाद बेरोजगार रह ही नहीं सकता। ऐसा कार्यक्रम हम आपके लिए लाएंगे। साथ ही साथ हेल्प इंडिया के जो 5 प्रकल्प हैं, जैसे शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा में हमने सर प्रथम बैगलेस स्कूल से निर्माण किया कि पहला कार्यक्रम हमारा बैगलेस स्कूल होगा। और भारत सरकार ने वो कार्यक्रम हमारे लाने के 2 साल बाद शिक्षा नीति में लेके आए कि 2nd क्लास तक स्कूल बैगलेस होनी चाहिए। तो इसका जो नवाचार किया पूरे देश में, वो हमारे नाम से ही हुआ है। और प्रथम बैगलेस स्कूल हमने यहाँ राजस्थान में भी स्थापित की है। तो राजस्थान में आप उसको देख भी सकते हैं कि कैसे उसमें हम कार्यक्रम चलाते हैं। साथ ही साथ बैगलेस स्कूल के बाद स्किल मिनिस्ट्री से एज ए ट्रेनिंग पार्टनर होते हुए हमने स्किल के कई कार्यक्रम संचालित किए हैं। जैसे आजकल नए कार्यक्रम चल रहे हैं, फेसबुक से पैसे कमाए जा सकते हैं, यूट्यूब से यूट्यूबर बन के आप पैसे कमा सकते हैं। तो इस प्रकार के जो कोर्सेज हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, ये सब हमने ऑनलाइन बनाए हैं। ऑनलाइन बना के और उनको स्किल मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड करा के हेल्प इंडिया और पूरे भारत देश के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में हम अवेलेबल करा रहे हैं हमारे पोर्टल के माध्यम से। और साथ ही साथ उसके साथ हमने 2 लाख डिजिटल किताबों की एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है। इस लाइब्रेरी का उद्देश्य ये है कि आप जिस सेक्टर में मास्टर बनना चाहते हैं, जैसे मैं मेमोरी में मास्टर बनना चाह रहा हूं, तो विश्व के टॉप 20 जो लोग हैं जिन्होंने किताबें लिखी है मेमोरी की, वो उस ई लाइब्रेरी में उपलब्ध होगी। मैं अगर व्यापार में एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं तो एंटरप्रेन्योरशिप की 20 टॉप बुक्स वहां पे अवेलेबल होगी कि एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हैं, एंटरप्रेन्योर के नुस्खे क्या हैं, वो ई लाइब्रेरी में, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट में हम उपलब्ध करा रहे हैं। इसी के साथ साथ प्रीमियम एजुकेशन सेंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स को लेके शिक्षा में इस बार समावेश कर दिया गया है, और 6th क्लास से कंपलसरी एजुकेशन के रूप में वो आ गया है।
तो उसकी पूरे भारतवर्ष में लैब खोलना, फिजिकल लैब खोलना, क्योंकि डिजिटल कोर्स को उपलब्ध कराना बहुत आसान है, लेकिन डिजिटल पहले पढ़े और फिर फिजिकल आगे जब वो जोड़ेगा, उसने पढ़ा मोटर, और मोटर को आगे अगर उसने कोई प्रोजेक्ट अपने हाथ से कर लिया तो वो शिक्षा उसकी पूरी हुई। तो ये अल्ट्रा मॉडर्न लैब जो है वो 700 लैब पूरे इंडिया में खोलने के लिए हम कार्यरत हैं, और इस कार्यक्रम को बखूबी मेरे बड़े भाई डॉक्टर पवन पारिक सर 52 लैब पूरे देश में स्थापित कर चुके हैं। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। AICTE के डायरेक्टर हमारे जयपुर से हैं, पुनिया जी, उनसे मेरी डिस्कशन हो रही थी, तो वो बोल रहे थे कि भाई अभी तो हम इसके ऊपर सोच रहे हैं, CBSE से प्रपोजल आया है, तो हमने बोला सर हमने तो 52 खोल दी। बोले यार तो आप बहुत आगे चल रहे हो। तो अगर इस तरीके से कोई काम में आप मार्केट लीडर होते हैं या आप ये समझ लीजिए फर्स्ट कमर होते हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट होता है। और आप सभी जितने भी सेंटर्स के लिए, प्रीमियम सेंटर्स के लिए जो कैरियर काउंसलिंग ट्रेनर बन रहे हैं, आप सब लोगों को मैं बता दूं कि 6 क्लास में स्किलेट स्कूल लेवल का अभियान सरकार ने शुरू कर दिया है। और माता पिता को पता नहीं है कि AI क्या होती है, माता पिता को पता नहीं है रोबोटिक क्या होता है, माता पिता को पता नहीं है वोकेशनल कोर्सेज क्या होते हैं, क्योंकि उनको तो 6 क्लास में आए नहीं थे। अच्छा एक बात बताओ, 6 क्लास से कोई चीज कंपलसरी है तो उसके जानकारी कब से होनी चाहिए? सेकंड या थर्ड क्लास से होनी चाहिए। तो वो जानकारी देने के लिए हर स्कूल को एक कैरियर काउंसलिंग सेल बनानी है, तो वहां पे आप लोग बहुत अच्छा कार्यक्रम अपना कर सकते हैं। स्कूलों के टीचर्स को ट्रेन कर सकते हैं, स्कूल के जो व्यवस्थापक हैं उनके सहयोग से आप बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं पूरे देश में। और सबसे बड़ा काम, देश के बच्चों को सही दिशा दे सकते हैं कि बेटा आपको, आपके अंदर ये टैलेंट है और आपको इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये काम आपने कर दिया तो आप समझ लीजिए, मैंने जो प्रथम बात बोली कि 2 चीजें होती है देश की ताकत, पहला है कल्चर और दूसरा है एजुकेशन।